नमस्कार साथियों। आज फिर मैं 10th ज्योग्राफी का क्लास लेके आया हूँ। MS लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट जो ज्योग्राफी का ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। और आपका ज्योग्राफी खंड क का यूनिट फर्स्ट, आपका संसाधन, अजैव संसाधन, जैव संसाधन, भौतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, ये सारा जो टॉपिक है हम करवा चुके हैं। और राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ये भी हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग आगे जो है उस पर बात करेंगे और एक एक लाइन बाय लाइन हम बिहार टेक्स्ट बुक का बुक समाप्त करने का प्रयास करेंगे। जो ऑल 10th का ऑल विषय वस्तु का एक अलग अलग टीचर टीम है और अपने विषय का सभी एक्सपर्ट टीचर हैं। और आपको प्रयास YouTube के माध्यम से फ्री क्लास देकर और तैयारी करवा के और अच्छा रिजल्ट बनाने का ये आपका MS लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट काम करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल पर बने रहेंगे और कंटिन्यू क्लास को जारी रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो वर्ग होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो वर्ग होते हैं। एक तो होता है आपका नवीकरणीय संसाधन। क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन। अगर संसाधन की बात किया जाए तो उपयोगिता के आधार पर जो संसाधन है आपका वो नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर आपका नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो और नवीकरणीय संसाधन में क्या है सो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कहने के अर्थ के लिए है नवी जो करणीय संसाधन है जो पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, बार बार प्राप्त किया जा सकता है। वैसे संसाधन को हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जो पुनः प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफिनेशन की अगर बात किया जाए, लिखने का तौर तरीका आंसर में करने की बात किया जाए तो वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक और रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, ये तीन बातों को अगर हम याद रखते हैं, सिर्फ भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा हम पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। कौन सा? नवीकरणीय संसाधन। मतलब जो पुनः प्राप्त किया जाता है तीन रूपों में प्राप्त किया जा सकता है, चाहे भौतिक रूप में हो या रासायनिक हो या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि समझने के लिए एग्जाम्पल से ज्यादा स्पष्ट हो जाता है हमेशा क्या आपका डिफिनेशन। जैसे कि नवीकरणीय संसाधन आपका सौर ऊर्जा हो जाता है, पवन ऊर्जा हो जाता है, जल विद्युत हो जाता है, वन हो जाता है। ये वन प्राणी भी आते हैं इसमें। किसमें? नवीकरणीय संसाधन में आपका वन प्राणी भी आते हैं, जिन्हें सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे। नवीकरणीय संसाधन हो गया। अब हम लोग फोकस करते हैं और नवीकरणीय संसाधन की ओर ध्यान देंगे हम लोग। कह रहा है अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधनों का जो विकास होता है लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। मतलब अनवीकरणीय संसाधन में क्या होता है? बहुत ज्यादा समय लेता है और ये एक जटिल प्रक्रिया है, बड़ा कठिन प्रक्रिया है। इसमें क्या है कि पुनः चक्रीय संभव नहीं है, यानी कि पुनः दोबारा इसका क्या होता है? पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसमें? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि इसमें अगर दोनों का उल्टा किया जाएगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का, तो नवीकरणीय संसाधन पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन पुनः चक्रीय नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और दोनों में अंतर रखने के लिए ज्यादा ठीक है। कह रहा है कि एक बार प्रयोग होने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। यानी कि अनवीकरणीय जो संसाधन का अगर एग्जाम्पल पूछा जाएगा आपसे तो जीवाश्म ईंधन याद रखिएगा, क्योंकि एक बार इसको यूज कर लेने के बाद, प्रयोग कर लेने के बाद क्या हो जाता है? अनवीकरणीय साधन पुनः प्राप्त नहीं किया जाता है, यानी कि वह समाप्त हो जाता है। दिया है भी है कि समाप्त हो जाता है। यह है आपका अनवीकरणीय साधन और नवीकरणीय संसाधन में अंतर और इनका संसाधन के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, उसके बाद है भंडार संसाधन। अब हम लोग पढ़ेंगे भंडार संसाधन। भंडार संसाधन में क्या होता है? किसी चीज का भंडार करने का अर्थ हुआ स्टॉक करना, यानी जमा रखना अपने पास। स्टॉक करना, जमा रखना या भंडार करना। कहता है भंडार संसाधन ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होते हैं। क्या होते हैं? मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में जो सक्षम होता है उसे हम क्या कहते हैं? भंडार संसाधन, जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति में सक्षम होते हैं। यानी कि यह फ्यूचर को, भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो भंडार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भंडार संसाधन
जो कहने का मतलब अगर देश में आपातकाल की स्थिति आ जाता है तो हम लोग अपने पास इतना अन्न का स्टॉक रख पाते हैं तो हमें आने वाला मुश्किल समय में उसका क्या हो जाएगा, काम आ सकता है। इसलिए उसे हम भंडार कहते हैं, मतलब सुरक्षित कोष में रखना। उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। जिसे उदाहरण अगर स्वरूप का बात किया जाए, जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। मतलब क्या है, जल का जो निर्माण हुआ है, जल का निर्माण, ये आपका जल का जो निर्माण हुआ है, जैसे इसका रासायनिक सूत्र H2O हो जाता है, तो H2O हो जाता है जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो यौगिक से जल का निर्माण होता है, वही कह रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के यौगिक से जल का निर्माण होता है, जिसका सूत्र होता है H2O। जिसमें कहता है ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता होती है। मतलब जल से भी क्या होता है, जल से भी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है और इनका भी संभावना देखने को मिल रहा है संसाधनों के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पेज पर बढ़ेंगे। कहता है संचित को संसाधन। संचित को संसाधन मतलब कुछ संसाधन को संचित यानी सुरक्षित रूप से रखा जाता है। ठीक है ना, कुछ संसाधन ऐसे भी है जिन्हें सुरक्षित रूप से यानी भविष्य को देखते हुए क्या है, उन्हें संचित कोष में रखा जाता है। कहता वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है। मतलब संचित अगर संसाधन की बात किया जाए तो जैसे हम लोग भंडार संसाधन पर हैं, उसी प्रकार संचित संसाधन आपको भंडार संसाधन के अंश ही है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है यदि भविष्य की पूंजी है। क्या है, मतलब संचित को जो होता है वो भविष्य की पूंजी है। सबसे इम्पोर्टेंट, जब संचित हम करते हैं किसके लिए, भविष्य को लिए। हम संचित अगर कोई चीज के करते हैं तो भविष्य के लिए क्या करते हैं, उसको संचित करते हैं। जैसे नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में क्या होगा, उपयुक्त हो सकते हैं। मतलब नदी के जल है उससे हम क्या कर सकते हैं, जल विद्युत मतलब बिजली उत्पादन कर सकते हैं नदी के जल से। वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है। ऐसे संसाधनों वन या बांधों में जल के रूप में संचित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कहता है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन कहता है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। मतलब कहा गया है, देखे होंगे, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। ये लाइन देखे होंगे, तो जल ही जीवन है, तो इसका मतलब है कि संसाधन को हम लोग को सीमित रूप से उसका प्रयोग करना चाहिए। हम लोग की इच्छाएं अनंत होती है, इच्छाएं अनंत होती है, फिर भी हम लोगों को अनंत होने के बावजूद कुछ कार्य ऐसे होता है कि अपने आवश्यकता अनुकूल ही करना चाहिए, अपने जरूरत ही अनुकूल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मान के चलिए कि जैसे हमें मान के नल जल की सुविधा मिला है, नल का ऐसे खुला छोड़ दिए। जैसे हमें बिजली मिली है, बिजली के ऐसे ही मान चले कि खुली नहीं छोड़ देनी चाहिए। ये क्या संसाधन का दुरुपयोग हुआ, ये सदुपयोग नहीं हुआ, ये उपयोग नहीं हुआ है। इसलिए हमको कहा गया है कि संसाधन का एक विवेकपूर्ण ढंग से उसका यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। कह रहा है कि वर्तमान परिवेश में संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन मतलब उसका नुकसान करना, बर्बाद करना, दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र नहीं होता आपका देश, किसी भी देश के विकास के लिए कहता है संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र देश के विकास के लिए आवश्यक होता है। मतलब अगर आप संसाधन का नियोजन करते हैं तो आपके देश के विकास के लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो देश की संपत्ति होती है वो सार्वजनिक संपत्ति होती है और सार्वजनिक संपत्ति देश के सभी नागरिकों की संपत्ति होती है। ठीक है ना, भारत जैसे देश के लिए तो यह अपरिहार्य है जहाँ संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता। मतलब भारत देश जो कहता है कि विविधता का एकता का देश है, विविधता में एकता का देश है। मतलब अनेक जाति समुदाय के होने के बावजूद हमारा देश क्या है, एकजुटता में बना हुआ। कहता है विविधता के साथ साथ जनसंख्या व्याप्त है। मतलब जनसंख्या व्याप्त है, यहाँ कई ऐसे प्रदेश है, मतलब यहाँ कई ऐसे राज्य हैं, प्रदेश है। मतलब प्रदेश मानी अर्थ हुआ यहाँ पर राज्य है जो संसाधन संपन्न है, संसाधन से संपन्न है। कई ऐसे भी प्रदेश है जो संसाधन की दृष्टि से काफी विपन्न है, यानी कि संपन्न है। मतलब वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, संसाधन उपलब्ध है। कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहाँ एक ही प्रकार के संसाधन को प्रचुर भंडार है और दूसरे संसाधन में वहाँ गरीब है। जैसे मान लीजिए कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये ऐसे राज्य है जहाँ ढेर सारे
संसाधनों का, जैसे कि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर संसाधन की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। आपको झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। आदि ऐसे प्रदेश जहाँ खनिज एवं कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यहाँ पर भी दिया हुआ, इससे पहले भी हम बोल दिए हैं, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो है उड़ीसा, यहाँ पर आपका मतलब कोयला और खनिज का प्रचुर मात्रा में भंडार पाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार में सबसे बड़ी बात है, अगर बिहार की बात किया जाए तो अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। बिहार में भी चूना, पत्थर और पायरा जैसे खनिज में धनी है। जैसे पूछा जाएगा कि बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ऑप्शन में दे देगा, यहाँ पर कोयला दे देगा, खनिज दे देगा और चूना पत्थर दे देगा। तो ऐसा नहीं है कि हम कोयला मार लेंगे, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो चूना पत्थर पाया जाता है और पायराइट पाया जाता है। इसलिए बिहार के दृष्टिकोण से हम क्या याद रखेंगे कि बिहार में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो चूना पत्थर और पायराइट पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा, अगर अरुणाचल प्रदेश अगर की बात किया जाए, यहाँ जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पता है। उसके बाद है आपको कि राजस्थान में सौर ऊर्जा, यहाँ पर देखिए राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा प्रचुरता है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ क्या है, जो अंडरलाइन कर रहे हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव के ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लेते हैं और आपका ये वन लाइनर लाइन बना के इसको याद कर लेना, बहुत ही जरूरत का चीज है। परंतु यह राज्य जल संसाधन दृष्टि से अति निर्धन है, मतलब राजस्थान में वैसे भी कहा जाता है कि बारिश बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जल का अभाव पाया जाता है। कहाँ पर, राजस्थान में बारिश कम होती है, जल का अभाव पाया जाता है, इसलिए जल के मामले में राजस्थान को एक निर्धन राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है। भारत के अंतर्गत लद्दाख जो लद्दाख को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, भारत के लद्दाख को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, दिया होगा यहाँ पर शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जो अब केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आपको आने लगा है। लद्दाख आपका शीत मरुस्थल के नाम से जाना, याद रखिएगा शीत मरुस्थल के नाम से किसको जाना जाता है, ऐसे अगर प्रश्न बनता है याद रखिएगा कि शीत मरुस्थल के नाम से किसको जाना जा रहा है, तो लद्दाख को शीत मरुस्थल के नाम से किसको जाना जा रहा है, लद्दाख को। याद रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनते जा रहा है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यही बीच से पूछ लिया जाता है। आपको गैस पेपर में सीमित दिया हुआ रहता है, इस बात को ध्यान रखिए, गैस पेपर में सीमित दिया होता है। अगर बुक पूरा पढ़ के आप जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, लेकिन अगर गैस पेपर का मतलब हुआ गैस करना, आपको पास कराने का काम देगा, अच्छा मार्क्स उठाने का काम आपको कभी गैस पेपर नहीं कर सकता है। जो आपको बुक करेगा वो आपको कभी उसका बराबरी को गैस पेपर नहीं कर सकता है, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का वो गैस पेपर क्यों ना हो। ठीक है, इसलिए हम A to Z लाइन जो होगा वो बुक से करवाएंगे और बिहार टेक्स्ट बुक से करवाएंगे, और एक एक लाइन बाय लाइन आप लोग को करवाएंगे, जो याद करवा देंगे क्लास में ही। पहले आप लोग क्लास का मजा लेते रहिएगा। शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों से अलग थलग हो गया है, लेकिन कहता यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। यानी लद्दाख के बारे में ये शब्द आया है, यानी लद्दाख के बारे में ये भी शब्द आया है कि सांस्कृतिक विरासत के रूप में धनी, सांस्कृतिक विरासत के रूप में धनी कौन सा है, तो लद्दाख जो है। लद्दाख के लिए क्या क्या आता है, लद्दाख आपका शीत मरुस्थल के लिए है और सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी क्या है, धनी है आपका लद्दाख। तथा यहाँ से जल करा, यहाँ देखिए यहाँ जल महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक अवसंरचना भी बहुत कमी है, फिर भी क्या है, जल और खनिज एवं मौलिक अवसंरचना की बहुत कमी है, उसके बावजूद सांस्कृतिक विरासत से धनी है और शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। आगे है राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा अन्य स्थानीय स्तरों पर संसाधनों के समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधनों के नियोजन की अनिवार्य आवश्यकता है। नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भारत में संसाधन और नियोजन, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है, आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। यह क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान होते हैं। इन सोपानों के सहारे किसी देश के उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग कर उस देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। तथा संसाधन नियोजन के सोपानों को निम्न रूप से बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। जैसे बांटकर अध्ययन करने का बात किया जा रहा है, तो देखिए कहता है देश के विभिन्न प्रदेशों में, यानी देश के विभिन्न प्रदेशों मतलब देश के अलग अलग राज्यों में, देश के अलग अलग राज्यों में, यानी देश के विभिन्न प्रदेशों में तो देश के अलग अलग राज्यों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण करना, यानी कहने का अर्थ है देश के अलग अलग राज्यों में संसाधनों की पहचान कराने का लिए सर्वेक्षण करना, मतलब किस राज्य में कौन सा संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसका सर्वेक्षण करना।
सर्वेक्षण के उपरांत, अगर सर्वेक्षण के उपरांत उसका मानचित्र तैयार करना है, अगर प्रत्येक राज्य में सर्वेक्षण हो जाता है तो सर्वेक्षण तैयार हो जाता है तो उसका मानचित्र तैयार करना है, और उस संसाधनों को गुणात्मक और मात्रात्मक, इसमें क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का बात किया गया है यहाँ पर। गुणात्मक मतलब क्वालिटी और मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी, मतलब उस चीज का कहने मतलब वहां पर जो पाया जाने वाला संसाधन है किसी भी राज्य में, उसका गुणात्मक और मात्रात्मक आधार पर मापन यानी आकलन करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। कहता है संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए एक उपयुक्त प्रौद्योगिक कौशल एवं संस्थागत नियोजन के रूप में रेखा तैयार करना तथा राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के मध्य समन्वय को स्थापित करना। ये राष्ट्रीय विकास योजना जो होता है ये और संसाधन विकास योजना के मध्य समन्वय स्थापित करना, यानी राष्ट्रीय विकास योजना और संसाधन विकास योजना के बीच मध्य समन्वय स्थापित करना। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही संसाधन नियोजन के लक्षित उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात किया जा रहा है तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में होती है। इस समय भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसे चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, इन्हीं के समय हुई थी। किसी भी इकाई पर विकास हेतु संसाधन एक आवश्यक शर्त है, किंतु प्रौद्योगिकी एवं संस्थानों में वांछित परिवर्तन के अभाव में केवल संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। आज भी हमारे देश में ऐसे कई राज्य है जहाँ संसाधन की प्रचुरता के बाद भी आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य में इनकी गणना की जाती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी राज्य है जहाँ संसाधन के अभाव में आर्थिक रूप से विकसित भी है। आर्थिक रूप से मतलब पूंजीपति रूप से बड़ा मतलब मजबूत राज्य माना जाता है। संसाधनों का संरक्षण मतलब बचाव कहता सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। यानी सभ्यता और संस्कृति में के विकास में संसाधन का क्या अहम भूमिका होती है। अगर मेरे पास मतलब संसाधन अगर नहीं रहेगा तो फिर हम लोग का सभ्यता और संस्कृति में भी बदलाव आ सकती है। तो किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण मतलब बुद्धिहीन रूप से, जिसमें विवेक नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, अविवेकपूर्ण मतलब ज्ञानहीन व्यक्ति अतिशय उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समाज में रहने वाला सभी व्यक्ति एक सामाजिक कहलाता है। आर्थिक जिसमें होता है रुपया पैसा की बात किया जाता है, फाइनेंशियल की बात किया जाता है, उसमें आपका हो जाता है आर्थिक। और सांस्कृतिक का बात किया जाता है, जो हमारा पर्व त्योहार होता है वो जो होता है आपका सांस्कृतिक के अंतर्गत आ जाता है। एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देते इन समस्याओं कौन पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है? तो ये आपका सामाजिक जन्म देता है पर्यावरण। आर्थिक भी दे रहा है और सांस्कृतिक भी दे रहा है। किसको? पर्यावरण समस्याओं को जन्म देने के लिए कहता है पर्यावरण समस्या को जन्म कौन दे रहा है? यानी पर्यावरण पर समस्या का बोझ कौन बन रहा है? तो पर्यावरण पर समस्या का जो बोझ बन रहा है वो हमारे देश का आर्थिक स्थिति भी है, सांस्कृतिक स्थिति भी है और सामाजिक स्थिति। ये तीनों स्थिति, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों स्थिति हमारे देश के लिए पर्यावरण समस्याओं के लिए जन्म देता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जानना कि हमारे देश में पर्यावरण समस्याओं के लिए कौन सा जिम्मेवार है? तो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता है, उसकी बचाव की आवश्यकता है। संसाधनों को नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। यानी किसी भी सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, संसाधनों को नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या है? संरक्षण। मतलब संरक्षण का मतलब है किसी भी चीज को हम अगर सीमित मात्रा में अगर उपयोग करते हैं तो वह क्या कहलाएगा? संरक्षण कहलाएगा, बचाव कहलाएगा। तथा प्राचीन काल से संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए एक चिंतनीय ज्वलंत विषय रहा है। इस संदर्भ में महान दार्शनिक और चिंतक महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक है।
महात्मा गांधी के विचार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी का विचार कहता है, महात्मा गांधी का विचार क्या है देखिए। महात्मा गांधी का विचार लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीवन में एग्जाम के दृष्टिकोण से है सो है, लेकिन अपने जानकारी अपने नॉलेज के भी दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बोल भी सकते हैं किसी को क्या कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। अगर कोई मान के चलिए कोई भूखे मरे या किसी का अन्न भंडार में ही अगर सड़ जाए, तो ऐसा अन्न और ऐसा भंडार का इस जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। इसलिए जो हमें संसाधन होना चाहिए वो पेट भरने के लिए होना चाहिए, पेटी भरने के लिए नहीं। याद रखिएगा, अपने जीवन में हमारे पास जो संसाधन है काम चलाने के लिए होना चाहिए, न कि उसे रख के उसे बर्बाद करने के लिए होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। गांधी जी का स्टेटमेंट है, और गांधी जी का एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है जो हम चाहते हैं कि आप लोग को जानकारी दे दे। बोलने के लिए तो सब कोई बोलता है, लेकिन जानते ही नहीं है। कर्म ही पूजा है, ये भी जो स्टेटमेंट आपको है ना, कर्म ही पूजा है, ये भी गांधी जी का ही स्टेटमेंट है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। महात्मा गांधी का और कर्म ही पूजा है, ये भी स्टेटमेंट आपका गांधी जी का ही है। कर्म ही पूजा है महात्मा गांधी का। आइए इस पर हम, मेरे ख्याल से मेरा अपना पर्सनल सोच कर रहा है, इसको मेरे तरफ से 1000% की 100% भी कहा जाए तो कम नहीं है। बिल्कुल सत्य है, कर्म से बढ़कर कोई पूजा हो ही नहीं सकता है जीवन में। ये बात 1000% सत्य है। आगे आते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं, समझते हैं बातों को। कहता है मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ अभियान। आपसे पूछा जाएगा कि नर्मदा बचाओ अभियान से कौन संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नर्मदा बचाओ, देखिए यहाँ पर नर्मदा बचाओ, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नर्मदा बचाओ अभियान से कौन संबंधित है, इसमें आप लिखिएगा मेधा पाटेकर। उसके बाद है चिपको आंदोलन भी पूछा जा सकता है आपसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है चिपको आंदोलन। अधिक से अधिक बार पूछा गया, आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देख सकते हैं कि चिपको आंदोलन अधिक से अधिक बार पूछा गया। आपका क्वेश्चन है चिपको आंदोलन, ये आपका सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखिएगा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा से। किससे संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा। कब हुआ था, 1973 में। किस राज्य की घटना है, तो ये आपका उत्तराखंड राज्य की घटना है। याद रखिएगा, सुनो मोनो, ध्यान रखिएगा बातों को। चलिए इसी के साथ आज का क्लास को स्थगित किया जाता है, लेकिन बार बार कहूंगा एक बार पूरा क्लास देख लीजिएगा ना तो मजा आ जाएगा। इसलिए देखिए एक बार पूरे क्लास को और मजा लीजिए, और ये मजा अपने दोस्तों को बीच भी शेयर कीजिए कि घर बैठे देखिए पढ़ाई में कितना मजा आता है और क्या क्या मिल पाता है, जो हम कहीं साइकिल चला के पैदल जाके भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो जय हिंद साथियों।